हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोज चेन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि ओपन चेन क्या होता है। हालांकि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे, यानी कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। उसमें आपको हम बताए थे कि जो कार्बनिक यौगिक होता है वह दो तरह से होता है। एक ओपन चेन जिसको हम एसाइक्लिक कंपाउंड बोले थे, ठीक है, उसी को हम एलिफेटिक यौगिक भी बोल रहे थे। और दूसरा आपका क्लोज चेन यानी कि बंद श्रृंखला, ठीक है। उस ओपन चेन को हम दो तरह से डिवाइड किए थे, एक आपका संतृप्त यौगिक और दूसरा आपका असंतृप्त यौगिक। उस सारे चीज़ को हम लोग अच्छे से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बंद श्रृंखला क्या होता है, यानी कि क्लोज चेन क्या होता है, ठीक है। देखिए, नाम से स्पष्ट है कि बंद का मतलब होता है चक्र, हर तरफ से बंद हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसी क्लोज चेन को ही हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड यानी कि चक्रीय यौगिक। तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन में मेंशन है कि कार्बन की वैसी श्रृंखला जिसमें एक कार्बन किसी अन्य कार्बन से बंधित होते हुए एक चक्र का निर्माण करता हो, उसे बंद श्रृंखला कहते हैं। और उस यौगिक को चक्रीय यौगिक कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से आपको मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे हर मोड़ पे क्या है, आपको कार्बन है, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है। हमको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो देखो, तो यह कार्बन तो एक इधर अटैच है, एक इधर, 2 ही बॉन्ड बनाया है ना, मतलब कि 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि उसकी संयोजकता 4 होती है, ठीक है। यदि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन साइलेंट है। इसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे। चलिए, यहाँ भी वही कहानी, कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसको 2 और क्या चाहिए, हाइड्रोजन। यहाँ भी इसको 2 क्या चाहिए, हाइड्रोजन। इसी को हम लिख सकते हैं CH2 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 और CH2। क्लियर? तो ये जो आपका जो चैन है ना, कार्बन का ये जो चैन दिख रहा है, इसी चैन को हम बोलते हैं बंद श्रृंखला। और इस कंपाउंड को बोल देंगे कि यह कैसा कंपाउंड है, चक्रीय, यानी कि चक्रीय यौगिक है, ठीक है। हालांकि इसका अभी नेम की चर्चा नहीं करेंगे, जब हम लोग नेम पढ़ेंगे इसका तो हम लोग यहाँ पे अलग से डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी सुन लीजिए, इसका नेम होता है साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे 4 कार्बन आएगा तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, 5 आएगा तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि साइक्लोप्रोपेन एक चक्रीय यौगिक है, ठीक है। और ये जो श्रृंखला है यह बंद श्रृंखला है, ठीक है। इसका नेम लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। चलिए, यहाँ भी वही कहानी, अभी आपको हर तरह से बंद दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो CH2 करके मेंशन कर सकते हो। तो ये जो आपको चैन दिख रहा है कार्बन का, हर तरफ से बंद है तो बंद श्रृंखला, इसको हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। इसको क्या आगे हम डिस्कस करेंगे, साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन आपका कैसा कंपाउंड हो गया, चक्रीय साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। डॉट डॉट इस बहुत सारा है, डॉट डॉट इट इज। क्लियर? अब आ जाइए, बेंजीन भी इसी में आता है, नो डाउट। बेंजीन भी आपका एक साइक्लिक ही है, इसमें भी कोई संदेह आपको नहीं होनी चाहिए। पैराडीन, यह सब का सब हर तरफ से बंद होना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि यह साइक्लिक कंपाउंड है। और जो सीरीज है, जो चैन है, वह बंद श्रृंखला का चैन है, ठीक है। ये जो आपका क्लोज चेन है तो है ना, यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक, पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। सवाल ये रहा है कि होमोसाइक्लिक क्या है और हेट्रोसाइक्लिक क्या है। देखिए, होमोसाइक्लिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समचक्रीय। तो समचक्रीय, सम का मतलब होता है समान। ये जो आपका वर्ड है समचक्रीय, सम प्लस चक्रीय। सम जो शब्द है यह आया हुआ है समान से, मतलब कि समान यानी कि एक जैसा, एक जैसा। तो देखिए, तो साइक्लिक कंपाउंड का टाइप है तो साइक्लिक तो ये भी होगा, चक्रीय यौगिक का प्रकार है
तो चक्रीय यौगिक ये भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वैसा चक्रीय यौगिक जिसमें प्रत्येक परमाणु समान हो, प्रत्येक परमाणु यानी कि कार्बन हो हर जगह, ठीक है। चूँकि अब ऑर्गेनिक की बात हो रही है, ऑर्गेनिक का डिफिनेशन नहीं है कि कार्बन और उसके रिलेटेड कंपाउंड, कोई हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो वैसा चक्रीय यौगिक जिसमें प्रत्येक परमाणु समान हो उससे हम लोग समचक्रीय यौगिक कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हर एटम आपके पास क्या है, सेम है, कार्बन कार्बन हर एटम सेम है, तो हम बोल देंगे कि यह कैसा है, समचक्रीय है, ठीक है, साइक्लिक भी है। हेट्रो की बात कर लेते हैं। अब हेट्रो जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम चक्रीय, विषम चक्रीय यानी कि विषम मतलब कि अलग अलग, विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो अलग अलग मतलब कि पूरे एटम सेम है, यानी कि हर तरफ कार्बन है और उसमें से कम एक भी एटम कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि एक भी एटम कार्बन और हाइड्रोजन से अलग आ गया और साइक्लिक है, तो मतलब है कि वह विषम चक्रीय है। तो यहाँ पे स्पष्ट मेंशन है कि वैसा चक्रीय यौगिक जिसमें कम से कम एक परमाणु कार्बन तथा हाइड्रोजन से अलग हो उसे विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मेंशन है, यहाँ पे देखिए हर जगह तो कार्बन है और यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन, जिसको नाम होता है पाइपीरिडीन। ठीक उसी प्रकार से हर तरफ कार्बन है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ पे क्या है, अक्सर इसका नेम होता है टेट्राहाइड्रोफ्लोरो। नेक्स्ट देखिए पायरिडिन, हर तरफ क्या है, कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। देखिए जो नेम लिखते हैं ना, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, पैरिडिन, टेट्राहाइड्रोफ्लोरो, पी पैरिडिन, इसको इंग्लिश को देखकर डरना नहीं है। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जो चीज़ हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी में वही चीज़, मान लो साइक्लोप्रोपेन लिखे हैं, यदि हम हिंदी में लिखें तो साइक्लोप्रोपेन ही लिखेंगे। समझ रहे हैं ना बात को, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब होमोसाइक्लिक भी दो तरह से होता है। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि होमोसाइक्लिक भी दो तरह से, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह से, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि उस दोनों का टाइप किस तरह से होता है। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, तो यहाँ पे हम डिस्कस किए कि होमोसाइक्लिक भी दो तरह से, एक एलिसाइक्लिक दूसरा एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह से, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक का जो एलिसाइक्लिक है उसका वो कहता है कि वैसा समचक्रीय यौगिक, देखो समचक्रीय का टाइप है तो जाहिर सी बात है कि ये भी समचक्रीय ही होगा। तो वैसा समचक्रीय यौगिक जिसका गुण एलिफेटिक से मिलता जुलता हो, किससे मिलता जुलता हो, एलिफेटिक यौगिक से मिलता जुलता हो, उसको हम बोल देंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, कार्बन कार्बन कार्बन। पहले आप ये देखिए कि क्या यह होमोसाइक्लिक है या नहीं है, बिल्कुल है होमोसाइक्लिक। और इसका जो प्रॉपर्टीज है यह किससे मैच करता है, एलिफेटिक से। तो होमोसाइक्लिक हो और उसका प्रॉपर्टी एलिफेटिक से मिलता जुलता हो तो हम बोलेंगे कि वह एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। क्लियर। एरोमेटिक क्या होता है बाद में की बात है। आइए यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रोसाइक्लिक वैसा विषम चक्रीय यौगिक जिसका गुण समचक्रीय के समान हो। देखो विषम चक्रीय का टाइप है तो जाहिर सी बात है कि विषम चक्रीय ये भी होगा। बात एलिसाइक्लिक की हो रही है चूँकि ये भी दो टाइप से है ना, सेम चीज़ है एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, लेकिन अंतर थोड़ा सा आ जाएगा कि चूँकि यह विषम का पार्ट है तो वैसा विषम चक्रीय यौगिक जिसका गुण समचक्रीय से मिलता जुलता हो तो हम बोल देंगे कि यह आपका एलिसाइक्लिक है, लेकिन किसका है, विषम चक्रीय का। यदि मान लो कोई एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है आपको, इसको हमको बोलते हैं पीपीरिडीन, ठीक है, इसको THA बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्लोरो, ठीक है। तो कोई आपसे कहे कि पीपीरिडीन कैसा कंपाउंड है तो सबसे पहले ये बोलो कि वह साइक्लिक कंपाउंड है। अब कोई पूछे कि साइक्लिक में कैसा है तो देखिए तो एक एटम अलग आ गया ना, मतलब कि विषम चक्रीय है। विषम चक्रीय में भी कैसा है तो
एलिसाइक्लिक है। इसका प्रॉपर्टीज किससे मैच करेगा? समचक्रीय से। और मान लेते हैं कि ऐसा कंपाउंड कोई पूछे साइक्लोप्रोपेन और कोई पूछे कि कैसा कंपाउंड है, तो पहला चीज़ क्या साइक्लिक है, और साइक्लिक में भी यदि आपसे पूछा जाए कि कैसा है तो समचक्रीय है, और समचक्रीय में पूछा जाए कि कैसा है तो एलिसाइक्लिक है। अब कोई पूछे कैसे इसका गुण इससे मिलता है तो क्या बोलोगे? देखो सिंपल है, इसको मेंशन करते हैं। सबसे पहले इसको आप लिख सकते हो ना CH2। कोई आपसे पूछे कि किसका प्रॉपर्टीज कैसे एलिफेटिक से मिलता जुलता है, और देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, C3 और H6। बोलिए 1 2 3 C3 और 2 2 4 और 2 6 C3 H6। अब सोचिए एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक होगी भी तो दो तरह से होता है ना, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त में जो कि एल्केन आ जाता है और असंतृप्त में जो कि एल्कीन और एल्काइन है। तो देखिए तो एल्कीन का जरा आप उसको लीजिए, एल्कीन का, तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CN और H2N। तो N = यदि आप 3 लेते हैं तो क्या C3 और H6 नहीं आ गया? देखिए तो पहला प्रॉपर्टीज तो यही मैच करेगा, इसका जनरल फार्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और ये रहा आपका विषम चक्रीय का एलिसाइक्लिक। कोई दिक्कत इसमें? ये दिक्कत हो तो यदि आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल ये रहा कि यह एरोमेटिक क्या है, इसका भी एरोमेटिक और इसका भी एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक का जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, बस जो दोनों में कहानी एक ही है, बस अलग आइटम आ गया तो विषम चक्रीय वाला एरोमेटिक हो जाएगा, और यदि सेम आइटम आ गया तो समचक्रीय वाला एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक को हम लोग एक साथ करते हैं, और एरोमेटिक पढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ पता होनी चाहिए। पहली चीज़ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, दूसरी चीज़ रेजोनेंस, और तीसरी चीज़ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, अनुनाद और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, ये 3 चीज़ पहले हम लोग पढ़ेंगे। इस तीनों चीज़ को पढ़ने के बाद तब हम लोग इंटर करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर उस तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग चलिए। तो पहले हम लोग एरोमेटिक से पहले हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़। पहला सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि एरोमेटिक में इसका काम आने वाला है। जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग 2 नंबर 2 में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संकरण। ठीक है, और फिर तीसरा एरोजेनेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इसको भी हिंदी में यदि आप लिखोगे तो लिख सकते हो क्या, सिग्मा आबंध तथा पाई आबंध। एक ही बात है, बस बॉन्ड यानी कि आबंध। चलिए तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होते हैं आइए समझते हैं। देखो ये 2 चीज़ है ना, ये सिग्मा हो बॉन्ड पाई बॉन्ड हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, संकरण हो गया। ये दोनों चीज़ हम लोग क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए थे। क्या कि सिग्मा बॉन्ड यानी कि लीनियर ओवरलैपिंग से, लीनियर ओवरलैपिंग से जब कोई बॉन्ड बनता है तो वह सिग्मा बॉन्ड होता है। आमने सामने की ओवरलैपिंग जिसको हम लोग समांतर ओवरलैपिंग बोलते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम पाई बॉन्ड बोला करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की चर्चा हम लोग पहले भी इन डेप्थ केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11th में कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे ताकि आपको एरोमेटिक समझने में परेशानी नहीं हो। यहाँ भी इसको भी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि डेप्थ में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और रेजोनेंस को भी हम लोग शॉर्ट, इसको आगे जब जीओसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे हम लोग अच्छा से। ठीक है, आइए तीनों को समझते हैं। जब आप तीनों समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा फिर एरोमेटिक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से समझ पाओगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के भी दृष्टिकोण से। कई बार पूछ देता है 4 कंपाउंड आपको देगा और कहेगा कि इसमें से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए हम बात इसकी करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की। सबसे पहली बात 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा।
प्रत्येक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बोले तो एकल अबंध, ठीक है। प्रत्येक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। नंबर 2, प्रत्येक डबल बॉन्ड में यानी कि द्विअबंध में एक सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड तथा एक पाई बॉन्ड होता है। तीसरी पॉइंट, प्रत्येक ट्रिपल बॉन्ड में यानी कि त्रिअबंध में एक सिग्मा बॉन्ड तथा एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक में सोचना है, बस बाकी जगह नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब क्लास 11th आप लोग थे तो हम केमिकल बॉन्ड में क्या डिस्कस किए थे, बोरोन के बीच B2 था ना, इस B और B के बीच जो बॉन्ड था, इस सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, आप बोलोगे कि सर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड बोल दीजिए, लेकिन याद कीजिए ये पाई बॉन्ड था, ठीक है। उसी प्रकार एक C2 डिस्कस किए थे कि C2 मॉलिक्यूल में, ये पूछा हुआ भी है, आगे भी डिस्कस करेंगे। ये दोनों का दोनों पाई बॉन्ड है, तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे हो सकती है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया हम कि सिर्फ और सिर्फ ये तीनों चीज़ ऑर्गेनिक में सोचना है। इनऑर्गेनिक में सोचने का तरीका जब वहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आइए, प्रत्येक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ऑर्गेनिक में दुनिया के किसी भी कोने में यदि आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो बोल देना कि वो सब का सब सिग्मा बॉन्ड है। यदि आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो बोलना एक सिग्मा और एक पाई है। यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो एक सिग्मा और दो पाई है। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है। पहले आप CH4 को यहाँ पे मेंशन करो। CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। 4 हाइड्रोजन, आपको पता है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और कार्बन बॉन्ड भी बनाता है 4, वैलेंसी भी 4, मतलब कि 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। देखिए तो इसमें सब का सब तो सिंगल बॉन्ड ही है ना, तो 1 2 3 और 1 4, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया? 4। क्योंकि प्रत्येक सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड ढूंढो, 1 सिंगल, 2 सिंगल, सिंगल मतलब अकेला, 3 सिंगल और 4 सिंगल, तो 4 सिंगल मतलब कि 4 सिग्मा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम आपसे पूछें कि C2H6 में सिग्मा बॉन्ड बताइए, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट? तो C2 है 2 कार्बन और H, अब जानते हैं कि यह एल्केन का सदस्य है, H H H। आप ढूंढो कि इसमें सिग्मा पूछ रहा है ना, तो आप देखोगे कि सिंगल बॉन्ड कितना है। सिंगल 1, सिंगल 2, सिंगल 3, सिंगल 4, सिंगल 5, सिंगल 6 और सिंगल 7। तो सिंगल बॉन्ड की संख्या 7, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या भी कितनी? 7 नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 और 7, सब का सब तो सिग्मा ही है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आपसे सवाल पूछा हुआ है बोर्ड में क्या कि C2H4 में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? पाई बॉन्ड की संख्या
कितनी है। और एक क्वेश्चन अपने मन से हम लेना है, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड भी बताना है आपको। C2H4 में पाई बॉन्ड पूछा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड अपने मन से, सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड भी कितना। चलिए दोनों देख लेते हैं। C2H4 कार्बन की संख्या कितना, 2, तो 2 कार्बन। H4 सोचो तो जितना कार्बन है उससे 2 गुना हाइड्रोजन है ना, मतलब बात एल्कीन की, असंतृप्त यौगिक की, और असंतृप्त यौगिक में 2 होता है ना, एल्कीन और एक एल्काइन। एल्कीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो देखिए तो CnH2n जितना कार्बन उससे 2 गुना हाइड्रोजन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच कैसे डबल बॉन्ड, और 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन कितना बनाता है, 4 बॉन्ड। देखो तो ये 2 बनाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन इसको दो और 2 हाइड्रोजन इसको दो। अब आपको सिग्मा बॉन्ड ढूंढना है और पाई बॉन्ड ढूंढना है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड सिंगल ढूंढो पहले, 1 2 3 और एक 4, 4 हो गया आपका कैसा, सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, तो इसमें तो 1 सिग्मा है और 1 पाई है, और 4 सिंगल वाला भी कैसा होगा, सिग्मा होगा। तो टोटल सिग्मा कितना, 3 और 2 5, और पाई तो एक ही है ना, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट ये पूछा हुआ है C2H2 में पाई बॉन्ड की संख्या कितना है, तो कार्बन कितना, 2, H2 मतलब कि जितना कार्बन है उससे दुगुना -2 से हाइड्रोजन है। कहने का मतलब है कि बात किसकी हो रही है, एल्काइन की, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। हाँ इसका नाम आप लिखते चलिएगा, इसका नेम होता है इथिलीन, ठीक है, इसका नेम होता है एसिटिलीन, कॉमन नेम है सर, आगे भी इसकी चर्चा करेंगे हम। तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर। अब आपको ढूंढना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों। देखिए तो एक सिंगल यहाँ पे, एक सिंगल यहाँ से, तो एक सिंगल यानी कि सिग्मा सिग्मा 2 हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई, तो 1 सिग्मा और 2 पाई, तो टोटल सिग्मा कितना, 3, और टोटल पाई कितना, 2 ही है ना। देखो एक चीज़ नॉर्मल बात है ना, पाई बॉन्ड हमको वहीं पे सोचना है जहाँ पे आप यह सोच सकते हो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, वहीं पे पाई सोचना है। सिंगल में कभी भी मान लो कोई पूछ दे कि मीथेन है इस CH4 में, CH4 में पाई बॉन्ड कितना, तो क्या इसमें कहीं से भी डबल बॉन्ड आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, पाई बॉन्ड इक्वल टू 0। तो पाई बॉन्ड वहीं पे आपको मेंशन किया हुआ रहेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड की बात हो रही है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। चलिए तो पाई बॉन्ड इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल आपसे मान लेते हैं, पूछा जाए बेंजीन, ये है ना, ठीक है, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, बताओ। 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। 1 डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 पाई यहाँ से, 1 पाई यहाँ से, 1 पाई यहाँ से, टोटल पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 3, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, नेप्थलीन की भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। इसमें भी आपसे पूछा जाए कि पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो आप ये ढूंढो कि डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, क्योंकि डबल बॉन्ड में ही तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5, मतलब कि पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 5। दिक्कत, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को अच्छे से समझ गए हो। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। चलिए तो हम लोग डिस्कस कर चुके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग डेप्थ में केमिकल वर्ड में पढ़ चुके हैं, यहाँ हम लोग सिंपल यह जानेंगे कि हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या होता है, आपको एक वर्ड में हम समझाने की कोशिश करें तो हम लोग सिंपल बोलते हैं कि जो हाइब्रिडेशन है यह एक इमेजनरी यानी कि काल्पनिक, हाइपोथेटिकल, सोचा हुआ, ठीक है, सोचा हुआ एक प्रोसेस है, सोचा हुआ एक कंसेप्ट है,
जिसको हम लोग संकरण बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही बात समझना है आपको। संकरण निकालते गए से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, और अच्छा से संकरण को समझना है और अच्छा से डिफिनेशन को समझना है तो आप केमिकल बॉन्डिंग में जाकर देख सकते हो। चलिए, तो संकरण निकालने से पहले आपको निकालना होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संकरित कक्षक। संकरित कक्षक, ठीक है। संकरित कक्षक जिसका संकेत होता है जेड। जेड आपको निकालना होगा। जेड कैसे निकालेंगे? तो जेड का जो फॉर्मूला होता है वह होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या और प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लोन पेयर। इस कंसेप्ट से, इस फॉर्मूले से हम लोग संकरित कक्षक निकालेंगे। यदि आप निकालते हो किसी कंपाउंड का, एग्जांपल देंगे हम, यदि जेड का वैल्यू 2 आता है, 1 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। यदि जेड का वैल्यू 2 आएगा तो हम बोलेंगे कि वह कैसा संकरण है, sp। यदि जेड का वैल्यू 3 आएगा तो हम बोलेंगे कि यह कैसा है, sp2। यदि जेड का वैल्यू 4 आएगा तो हम बोलेंगे कि यह संकरण कैसा है, sp3। 5 आएगा तो sp3d। लेकिन ऑर्गेनिक में बात sp3 तक की ही होती है, इसकी आगे की बात नहीं होती है। यहाँ पे sp मतलब कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है। यहाँ पे sp2 एक s और एक 2p का ओवरलैपिंग है। ठीक है, उसी ओवरलैपिंग से प्राप्त कक्षक को ही तो बोलते हैं ना संकरित कक्षक। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग एग्जाम्पल पे सीधे आते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल, एक चीज़ और, सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकालने में तो आपको परेशानी नहीं होगी। सिग्मा बॉन्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, आसानी से इसके पहले भी डिस्कस कर आसानी से निकाल सकते हो। सवाल ये रहा कि लोन पेयर क्या है। लोन का मतलब ही होता है शेष और पेयर मतलब युग्म, मतलब कि शेष युग्म। क्लियर? लोन पेयर शेष युग्म, यह क्या है लोन पेयर? आइए देखते हैं। देखिए, आबंध बनने के बाद किसी एटम द्वारा, और अच्छे से लिखो, किसी परमाणु द्वारा, किसी परमाणु द्वारा आबंध बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन शेष बचता है उसे लोन पेयर कहते हैं। इसी लोन पेयर को शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, LP। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी यानी कि संयोजकता भी कितना, 4। मतलब कार्बन आपका 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो आप काम करो कि यह CH4 एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, तो यह कार्बन है। पहले यह ढूंढो कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो 4। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, 4 और 6 है ना, तो पहले में 2 और दूसरे में कितना हो गया, 4। तो आउटर मोस्ट बाहरी कक्षा को ही तो 4 बोलते हैं। पिछले लेक्चर में इसको कवर किए हैं, देख लेना वहाँ से। तो कार्बन का वैलेंस कितना हो गया, 4। तो 1 2 3 और 1 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। देखिए, तो कार्बन जो एसेंशियल एटम है, कार्बन यहाँ पे केंद्रक परमाणु है, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो क्या यह 4 इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और भी इस पर बचा हुआ है क्या? देखो, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों तो आबंध बना लिया है ना, क्या शेष में कोई इलेक्ट्रॉन बचा है?
बिल्कुल नहीं, मतलब इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर इज इक्वल टू 0। चलिए हाँ, सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो 4 है ना, तो सिंगल बॉन्ड वाला भी तो सिग्मा होता है, तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, नो डाउट कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है। अब आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है, जेड निकालना है, संकरित कक्षक निकालना है। तो यहाँ पे कहता है कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो देखिए तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 4 प्लस क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, बिल्कुल नहीं, तो 0 4। जेड का वैल्यू जब 4 आता है तो हाइब्रिडेशन कैसा होता है, sp3। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन कैसी हो गई, sp3। कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट, अब हम आपसे बात करें कि NH3 में, जो कि बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे हम कहें कि NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन कितना, क्या होगा। तो कभी भी हम हाइब्रिडेशन, हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, कभी भी हाइब्रिडेशन हम केंद्रक परमाणु को ही निकालते हैं, केंद्रक परमाणु के अलावा किसी और का हाइब्रिडेशन नहीं निकाला जाता है, क्योंकि मेंशन ही नहीं है, उसका शेप ही अरेंज नहीं हो पाएगा। चलिए नाइट्रोजन की बात करते हैं आप कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। देखो तो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना, 7, एटॉमिक नंबर 7 की परमाणु संख्या 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना, 5, 2,5 लिख सकते हो ना जी। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो संयोजकता यानी कि वैलेंसी 8 - 5 इज इक्वल टू 3। मतलब है कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। तो नाइट्रोजन को यहाँ पे आप लिख दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, पाँचों इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे मेंशन कर दीजिए, 1 2 3 4 और 1 5। इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, आप ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो यानी कि 3 हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन वाले के साथ हाइड्रोजन लिख दीजिए। तो 1 2 3। देखो तो ये 3 बॉन्ड बना लिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 3 बॉन्ड बना लिया है। 3 बॉन्ड बनाने के बाद क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा, बिल्कुल बचा। कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो पेयर कितना होगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, 1, मतलब है कि लोन पेयर की संख्या यहाँ पे है। और कितना है शेष इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इज इक्वल टू 1 ही है ना, इलेक्ट्रॉन 2 है लेकिन लोन पेयर कितना है, 1 है। तो इस NH3 में लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 1। अब आपसे हम पूछे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ कितना है, ढूंढो सिग्मा बॉन्ड। 1 सिंगल, 2 सिंगल और 3 सिंगल, 3 सिंगल बॉन्ड है। प्रत्येक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब आप इसका निकाल दीजिए संग्रहित कक्षक जेड इज इक्वल टू, क्या निकालिएगा, तो सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 3, और लोन पेयर प्लस लोन पेयर तो 1 ही है ना, तो लोन पेयर 1 हो गया, 3 + 1 इज इक्वल टू कितना, 4। जब जेड इज इक्वल टू 4 तो हाइब्रिडेशन कैसा, sp2 सॉरी sp3, ठीक है। अब यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमसे सवाल पूछे कि C2H4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, कार्बन का। देखो तो C2H4 का अभी डिस्कस कितना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए यह कार्बन है, यह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसको और तोड़ देते हैं, H H H H। तो यह कार्बन है, इधर सिंगल बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई सिग्मा। तो इस कार्बन के पास तो लोन पेयर तो है नहीं, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है। तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, पाई बनाया, तो पाई की काउंट नहीं होगी। तो जेड इज इक्वल टू 3 + 0 तो 3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा है, sp2। ठीक उसी प्रकार से इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा है, sp2। वैसे ही यदि आपसे हम पूछें कि C2H2 में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ, तो C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड H H
तो 1 सिग्मा और यहाँ से भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और पाई की बात हो नहीं, लोन पेयर तो है नहीं, तो 2 सिग्मा जेड इज इक्वल टू 2 + 0, लोन पेयर तो है नहीं, तो 2 कैसा sp और ये भी कैसा हो गया sp। मतलब ध्यान देना योग्य बात यह है कि यदि आपको कहीं पे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे कार्बन कार्बन के बीच तो वहाँ पे sp3 लिखना है, डबल बॉन्ड दिखाई दे तो sp2 लिखना है, यदि ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो sp और sp लिखना है। यदि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड साथ होता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड साथ होता है, जैसे कि बेंजीन का एग्जांपल लेने वाले हैं हम लोग। फिर से ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड साथ होता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ होगा तो बताओ कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो 5 कभी तो ऐसा होगा नहीं, कभी भी होगा तो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड साथ होगा या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड साथ होगा। चलिए तो उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 CH2 CH कर लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और CH3। आपसे पूछे कि प्रत्येक कार्बन का आप संकरण लिखो, देखो तो कार्बन कार्बन बीच कैसा सिंगल बॉन्ड तो sp3, कार्बन कार्बन के बीच इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, तो डिसीजन डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग वही बोले हैं sp2, यहाँ भी वही कहानी sp2, यहाँ sp3 सिंगल बॉन्ड। हालांकि इसको तोड़ कर भी लिख सकते हो, H इधर लिख दो तो सिग्मा 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा तो sp2। क्लियर। अब बेंजीन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस बेंजीन में भी डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड भी है, तो डिसीजन तो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग लेना है ना। जब आप डबल बॉन्ड का अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो यानी कि sp2, यहाँ पे जाओ इधर सिंगल डबल sp2, यहाँ भी आ जाओ डबल सिंगल sp2 यहाँ भी वही कहानी sp2। प्रत्येक आइटम का प्रत्येक कार्बन का जो संकरण है वो कैसा है sp2 है। ठीक उसी प्रकार से नेप्थलीन की बात हो जाएगी, यहाँ भी आपसे कहें कि हर पोजीशन का आप हाइब्रिडेशन निकालो तो वही बात आ जाएगी sp2 कोई दिक्कत कोई परेशानी। यदि मान लें हम आपसे कहें कि इस कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, इस हर आइटम का, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, तो आप बेहिचक बोलोगे सर यहाँ पे कार्बन है तो एक पाई है और एक क्या है सिग्मा है, तो 1 सिग्मा यहाँ से और 1 सिग्मा यहाँ से 2 सिग्मा, तो आप आसानी से बोल दोगे। और ध्यान रखना कि 2 1 3 यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, बोलो तो 3 सिग्मा तो sp2 और यहाँ भी कैसा sp2। यहाँ आ जाओ तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन भी तो इधर होगा, क्योंकि प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन गया ना, तो एक यहाँ भी सिग्मा तो यहाँ भी कैसा हो गया sp2। कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कर दे, देखो यहाँ पे इसको फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान देना। एक कार्बन है ना, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यह 1 सिग्मा है 1 पाई है और एक इधर सिग्मा है, लिख दो 1 सिग्मा 1 पाई और 1 सिग्मा 1 सिग्मा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 है तो एक हाइड्रोजन है तो ये भी सिग्मा, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी सिग्मा। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है जिसमें 3 सिग्मा है, लोन पेयर तो है ही नहीं, 3 सिग्मा है तो कैसा हो गया sp2, चूँकि 3 + 0 3 हो गया sp2। यहाँ भी वही कहानी sp2, या इसके बारे में सोचो, इधर 2 है, प्लस का मतलब क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन चला, जैसे सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो तो Na+ लिखते हैं ना, यहाँ भी वही, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 1 सिग्मा यहाँ भी और 3 सिग्मा तो यहाँ भी कैसा आ गया sp2, लोन पेयर तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन ही चल हट गया वहाँ से। चलिए तो ये रहा आपका हाइब्रिडेशन का पार्ट। चलिए तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम लोग फिर डिस्कस करते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। चलिए तो इसको नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड देख लिए, फिर से आपका हाइब्रिडेशन यानी कि संकरण देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं अनुनाद क्या होता है। देखिए यहाँ भी इसको हम लोग डेप्थ में जो उसी में डिस्कस करेंगे। और अनुनाद की बात करें तो अनुनाद एक प्रोसेस होता है,
ठीक है। जैसे कि आप लोग स्टेबिलिटी लेने के लिए यानी कि स्थिरता पाने के लिए यहाँ से वहाँ जाते हो, इधर से उधर जाते हो, तो कंपाउंड भी स्टेबिलिटी पाने के लिए वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के पास चला जाता है। कहने का मतलब है कि बॉन्ड का पोजीशन चेंज होते रहता है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड जो होता है वह वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो घूमेगा वो पाई बॉन्ड ही घूमेगा। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है ना, किसी को मारपीट कर बैठ जाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड बेचारा कमजोर, ठीक है, वही घूमता है इधर से उधर इधर से उधर। चलिए, तो आपको सिर्फ यहाँ पे हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि किस में रेजोनेंस हो रहा है और किस में रेजोनेंस नहीं होगा। बस अभी आपको यही कैसे होगा अभी इसकी चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हमको आगे एरोमेटिक पढ़ना है ना। अभी आप इतना समझोगे कैसे रेजोनेंस किस में होगा या नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कंडीशन की, ठीक है। कुछ कंडीशन है, शर्त है रेजोनेंस के लिए। 4-5 कंडीशन लिखने वाले हैं हम। यदि 4-5 कंडीशन को कोई भी कंपाउंड में 4-5 कंडीशन है, चार मतलब कि एक एक करके है, एक एक करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। यदि उसमें से कोई भी एक है तो आप बोलना कि वह कंपाउंड रेजोनेंस कर सकता है। क्लियर? चलिए, तो नंबर 1 की बात करते हैं, कैसे पहचान करोगे। तो पहली चीज़ आप देखना कि उसमें पाई बॉन्ड अंतराल पोजीशन पे होना चाहिए। पाई बॉन्ड कैसा होना चाहिए? अंतराल पोजीशन पे, अंतराल स्थिति पर होना चाहिए, ठीक है। पाई बॉन्ड अंतराल स्थिति पर होना चाहिए, पहली बात। मतलब है कि पहले पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए और तब कैसा होना चाहिए? पाई बॉन्ड होने चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन है, इसका मतलब यही होता है, तो हम समझेंगे कि उसमें रेजोनेंस होगा। क्लियर? नंबर बी की बात करें हम, हाँ एग्जाम्पल देंगे, घबराना नहीं है, एग्जाम्पल भी डिस्कस हम लोग करेंगे कि पाई बॉन्ड तथा पॉजिटिव प्लस भी का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव यानी कि धन आवेश, हिंदी में लिख देते हैं। पाई बॉन्ड धन तथा ऋण, तो इनमें से कोई एक भी हो सकता है। ऋण आवेश के अंतराल पर होना चाहिए, अंतराल पर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पाई बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड फिर होना चाहिए और प्लस या तो निगेटिव चार्ज और या तो पॉजिटिव चार्ज। यदि ऐसा कंडीशन है तब भी हम बोलेंगे कि क्या होगा? रेजोनेंस होगा। नंबर सी, पाई बॉन्ड लोन पेयर के, पाई बॉन्ड तथा लोन पेयर, पाई बॉन्ड तथा लोन पेयर अंतराल स्थिति पर होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब ये कि पाई बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर, यदि ऐसा कंडीशन है तब भी हम बोलेंगे कि रेजोनेंस होगा। अगला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यानी कि धन और ऋण आवेश, पॉजिटिव यानी कि धन, निगेटिव मतलब कि ऋण आवेश अंतराल पर होना चाहिए, अंतराल पर होना चाहिए, तब भी हम कहेंगे कि रेजोनेंस होगा। तो आइए देखते हैं, पॉजिटिव प्लस सिग्मा और प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस सिग्मा प्लस नेगेटिव,
यदि ऐसा भी कंडीशन है तो हम बोलेंगे कि रेजोनेंस होगा। तो आप इसको आप ध्यान में लेकर चलना होगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, ए नंबर का एग्जाम्पल पहला है कि पाई बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड। तो देखिए क्या बताना है आपको कि क्या इसमें रेजोनेंस होगा। तो देखिए तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड। तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। देखिए तो पाई बॉन्ड अंतराल पोजीशन पे है, एक के बाद एक गैप देकर। तो हम बोलेंगे कि इसमें भी रेजोनेंस क्या होगा, होगा। ठीक, और एग्जांपल ले लेते हैं कि इसी में भी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। आप देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे है, अंतराल पोजीशन पे है, बिल्कुल होगा रेजोनेंस। नंबर बी की एग्जांपल की बात कर लेते हैं। कैसे होगा अभी बात नहीं करेंगे हम, अभी आप इतना समझो कि होगा, कैसे होगा बाद की बात है। दूसरा है कि पाई बॉन्ड तथा धन या ऋण आवेश अंतराल पर होना चाहिए। देखिए CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट NH4 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें रेजोनेंस होगा। एक काम करते हैं यहाँ पे 3 कर दो ना तो बेटर हो जाएगा ना। क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, कोई परेशानी। चलिए नंबर सी के एग्जांपल, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं यहाँ पे। देखो इसमें भी नंबर में एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बताना है क्या इसमें रेजोनेंस होगा। तो आप देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल होगा। क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। नंबर सी का एग्जांपल, नंबर सी है पाई बॉन्ड और लोन पेयर। देख लो आसानी से, CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2 और यहाँ पे लोन पेयर। क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। पाई सिग्मा और लोन पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश अंतराल पर होना चाहिए। डी नंबर CH2 माइनस CH2 प्लस, क्या इसमें जो बिल्कुल नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव, या पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। चलिए इस सब में रेजोनेंस होगा होगा होगा। जरा इसमें देखें तो क्या रेजोनेंस होगा, क्या इसमें रेजोनेंस होगा। यस एंड नो कमेंट करो। देखो बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो पाई सिग्मा और ये भी तो सिग्मा तब ना पाई, ऐसा है ना ये। तो क्या पाई बॉन्ड अंतराल पे हुआ, नहीं हुआ, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, एक होमवर्क है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको कमेंट करना है आपको कि क्या इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। एक और ले लेते हैं, आपको बताना है कि क्या इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसको कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग डिस्कस कर लिए रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पढ़ लिए, फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए, फिर रेजोनेंस पढ़ लिए। इस तीनों को आप लोग एक बार दो बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो हम लोग आगे अब डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। ये तीनों जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ में इसको डिस्कस कर लोगे, तब जाके आपको एरोमेटिक कंपाउंड अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसको नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।